Hey everyone, welcome to Pro PCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रो पीसीएस के इस नए वीडियो में। और आज का ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है यदि आप एक पीजी होल्डर हैं, यानी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है लाइफ साइंसेज में। क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज का हमारा जो डिस्कशन का विषय है इस वीडियो में वो है साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी का एग्जामिनेशन, जो कि एमपीपीएससी आयोजित करने वाला है 2026 में। नवंबर में इसकी परीक्षा होगी। ओके। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सारी चीजें इस परीक्षा से संबंधित समझेंगे। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो एग्जाम प्लान है उसमें आप देख सकते हैं पार्ट बी में सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है, तो उसका ब्रेकडाउन भी हम यहाँ पर ही देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से टेक्स्ट बुक्स हैं या रेफरेंस बुक्स हैं जिनको आप रेफर कर सकते हैं, वो हम सिलेबस ब्रेकडाउन के साथ साथ देखेंगे। ओके। इसके साथ साथ हम परीक्षा योजना भी डिस्कस करेंगे और साथ में कुछ बेसिक चीजें जो आपको आवेदन करने से पूर्व पता होनी चाहिए उन पर भी हम विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है क्योंकि हम सभी महत्वपूर्ण जो एस्पेक्ट्स हैं इस वैकेंसी के उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि इसकी जो परीक्षा तिथि है वो 22/11/2026 है। ठीक है, 22 नवंबर एंड अभी मई है। ठीक है, मींस आपके पास सफिशिएंट टाइम है। यदि आप पूरे मन से तैयारी करना चाहें तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन विंडो कब से कब तक ओपन है। ठीक है, तो एप्लीकेशन विंडो जो है वो 21 अप्रैल से 20 मई तक ही ओपन है सिर्फ। ठीक है, टुडे इज 9th ऑफ मई, 20th मई तक आपके पास ऑप्शन है। आप अंतिम तिथि जो है अप्लाई करने की वो 20th मई 2026 है। ठीक है, इसके बाद त्रुटि सुधार की जो विंडो है वो ओपन होगी कि अगर आपको कोई करेक्शन करना है, करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी 21 मई से 27 मई तक के बीच। ठीक है, ऑलराइट। तो क्या ये बात हमको समझ में आ गई? इसके अलावा आप यहाँ ध्यान से समझ लीजिए कि इसको भी अगर हम त्रुटि सुधार की बात करते हैं तो आप 28/10/2026 तक त्रुटि सुधार कर सकते हैं। वो भी किन आवेदनों में? जो आपने विलंब शुल्क के साथ भरे हैं। तो ऐसे जो आपके ऑनलाइन आवेदन है उनमें आपका जो त्रुटि शुल्क है वो 50 रुपए रहेगा प्रति सत्र। और आप 28 अक्टूबर तक ही त्रुटि सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज थी जो आपको पता होनी जरूरी है। अब बात कर लेते हैं आयु। तो यहाँ पर आपका जो मैक्सिमम एज लिमिट है या अपर एज लिमिट जिसको आप कहेंगे वो 40 वर्ष है। आयु में छूट दी जाएगी, उसकी भी कंडीशंस है। लेकिन आयु की जो गणना है ना वो 1 जनवरी 2027 के संदर्भ में की जाएगी, इस बात का ध्यान रख लेंगे। ठीक है, ओके। चलिए अब हम सबसे महत्वपूर्ण विषय पे बात कर लेते हैं, इसकी शैक्षणिक अर्हता। आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो प्लीज यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि इसके अराउंड ढेर सारा कंफ्यूजन है। ढेर सारा कंफ्यूजन क्या है कि ओनली पीजी आप देखते हैं जैसे ही एलिजिबिलिटी में आप एक महत्वपूर्ण पक्ष को अनदेखा कर देते हैं। वो क्या है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे पीजी यानी स्नातकोत्तर तो होना चाहिए। ध्यान से समझिए, वनस्पति विज्ञान दैट इज बॉटनी। ठीक है, तो या तो आपका वनस्पति विज्ञान बॉटनी या जोलॉजी। ठीक है, जंतु विज्ञान या प्राणी शास्त्र या प्राणी विज्ञान या बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या फोरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक्स या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोसाइंस या लाइफ साइंस या फोरेंसिक साइंस में द्वितीय श्रेणी में एमएससी की उपाधि। ठीक है, आपके पास एमएससी होना चाहिए सेकेंड डिवीजन में। ठीक है, मतलब सेकेंड डिवीजन में ही नहीं होना चाहिए, अप टू सेकेंड डिवीजन होना चाहिए। एंड सब्जेक्ट्स क्या क्या है? बॉटनी, ठीक है, जोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फोरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोसाइंसेस, लाइफ साइंसेस और द फोरेंसिक साइंस सब्जेक्ट। इसमें आपके पास पीजी होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ प्लीज इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, इसके साथ साथ आपके पास जो यूजी है ना उसमें भी कंपल्सरीली ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए जो यहाँ पे मेंशन है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। और वो भी अ और ब दोनों अनिवार्य है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ कि पीजी तो इन सब्जेक्ट्स के साथ है आपकी। ठीक है, लेकिन अगर आप ये ए और बी अर्हता को पूरा नहीं करते, फुलफिल नहीं करते तो आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो आपके पास यूजी में बॉटनी या जूलॉजी या बायोसाइंस या लाइफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी या फोरेंसिक बायोलॉजी में कोई एक विषय होना ही चाहिए। ठीक है, यूजी में। इसके साथ साथ आपके पास केमिस्ट्री भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ध्यान से समझ लीजिए आप ये बात। ठीक है, आपके पास बॉटनी,
जोलॉजी, बायोसाइंस, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या फॉरेंसिक बायोलॉजी में से कोई एक विषय होना चाहिए, ठीक है। और साथ साथ में आपके पास रसायन विज्ञान या बायोकेमिस्ट्री, फॉरेंसिक केमिस्ट्री में भी कोई एक विषय होना अनिवार्य है, इस बात का ध्यान रखेंगे। जब मान लीजिए कि आपके पास यूजी में वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान, बायोसाइंस, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या फॉरेंसिक बायोलॉजी विषय है, लेकिन रसायन विज्ञान नहीं है या बायोकेमिस्ट्री, फॉरेंसिक केमिस्ट्री में से कोई एक विषय नहीं है, तो आप एलिजिबल नहीं है, इस बात को प्लीज ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। आपको अपने एफर्ट्स वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम समझ गए ये बात। अब एक बात समझिए कि यदि आप अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थी हैं, आप दूसरे स्टेट्स के एप्लीकेंट हैं, तो आपको रोजगार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है, ठीक है। आप जब अप्लाई करेंगे, यदि आप एमपी के डोमिसाइल हैं, तो आवेदन करते समय आपको आवश्यक नहीं है रोजगार पंजीयन, बट यदि आप सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, और आपको साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है या आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तो आपके पास जीवित रोजगार पंजीयन उस वक्त होना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, इसके बाद आप देख सकते हैं, अगर हम और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान देना जरूरी है, वो ये, ठीक है। आपने थंबनेल में भी देखा होगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो यहाँ देखिए, इस पद स्थिति में अस्थाई लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर आप श्रेणी की बात करें तो राजपत्रित ग्रेड 2 की श्रेणी है यहाँ पर, ठीक है। और मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत गृह विभाग से आपको ये पद दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अस्थाई है ना, प्लीज इससे डाइवर्ट मत होइए, ये एक रेगुलर पोस्ट ही है, ठीक है। आपने देखा होगा असिस्टेंट रजिस्ट्रार में भी अस्थाई लिखकर आता है, बट वो भी एक रेगुलर पोस्ट है। इसके साथ साथ साइंटिफिक ऑफिसर भी एक रेगुलर पोस्ट है, ये टेम्पररी जॉब नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। दिस इज नॉट अ टेम्पररी पोस्ट, दिस इज अ परमानेंट पोस्ट, जो कि राजपत्रित द्वितीय श्रेणी का पद है मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग के अंतर्गत। क्या हमको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई? ये बात हमारे लिए जाननी बहुत जरूरी है, दैट दिस इज नॉट अ टेम्पररी पोस्ट, दिस इज नॉट अ टेम्पररी पोजिशन, दिस इज अ परमानेंट पोजिशन, दिस इज अ रेगुलर पोस्ट। ओके, ऑलराइट, तो हमको ये समझ में आ गया। ग्रेड पे अगर आप वेतनमान की बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 15,600 टू 39,100 प्लस 5,400 का आपका ग्रेड पे रहेगा, ठीक है। ऑलराइट, चलिए, तो अब हम और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ आयु सीमा देख सकते हैं कि आपका जो अगर हम लोअर एज लिमिट की बात करते हैं तो 21 ईयर्स है, और अपर एज लिमिट जो है वो 40 वर्ष है। तो 40 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो, आप 40 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं होनी चाहिए 1 जनवरी 2027 के आधार पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा है कि आयु की जो संगणना तिथि होगी वो 1/1/2027 होगा, ठीक है। आप जैसे ही यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको आप देख पाएंगे कि इसका जो चयन है, सबसे पहले एक रिटन परीक्षा आयोजित की जाएगी, ओएमआर बेस्ड यानी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे आपके, और उसमें ऋणात्मक मूल्यांकन यानी नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। समझ लीजिए, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है। ओके, ऑलराइट। अब यहाँ पर कितने पदों के लिए कितने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, इससे संबंधित डिटेल्स है। और आयु सीमा में छूट के लिए आप प्लीज परिशिष्ट 1 को ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। अगर आपकी अपर एज लिमिट 40 क्रॉस कर गई तो जरूर आयु सीमा में छूट के विवरण को एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिए। तो ये वो सारी बातें थी जो मुख्य रूप से आवेदन करने से पूर्व आपको जाननी जरूरी थी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सिलेबस के ब्रेकडाउन पर, ठीक है। हम यहाँ पर सिलेबस का कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे। सबसे पहले हम इस परीक्षा की परीक्षा योजना देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम परीक्षा योजना यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको 2 खंड होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो जीएस का रहेगा, सामान्य अध्ययन, और पार्ट बी जो रहेगा वो बायोलॉजी, लाइफ साइंस या जीव विज्ञान का रहेगा, ठीक है। कुल प्रश्न आपके 150 रहेंगे, ठीक है, ध्यान से समझिए। आपका अगर हम पार्ट ए की बात करते हैं तो 50 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे 150 नंबर के लिए, ओके। एंड यहाँ पर आपके पार्ट बी से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 300 अंकों के लिए, जैसा कि आपके फूड सेफ्टी ऑफिसर में भी था डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और टोटल जो पूर्णांक रहेगा रिटन एग्जाम से वो 450 रहेगा, और साक्षात्कार से आपको 50 अंक मिलेंगे, और कुल अंक आपके 500 हो जाएंगे। यहाँ पे पार्ट ए और पार्ट बी के लिए अलग अलग शिफ्ट में एग्जामिनेशन नहीं होगा, एक ही सिंगल सिटिंग में एग्जाम होगा 3 घंटे की अवधि के लिए, ठीक है। और उसमें 2 पार्ट्स आएंगे, ठीक है। ये हमको समझ में आ गया। टोटल 150 प्रश्न, 50 प्रश्न पार्ट ए से
से 150 प्रश्न पार्ट बी से। ओके, ऑलराइट। चलिए, अब हम ऋणात्मक मूल्यांकन के बारे में भी यहाँ पे डिटेल्स जो हैं वो दी गई हैं। 3R माइनस W, वेर R इज द करेक्ट आंसर्स एंड W आर द रॉन्ग वंस। ठीक है, अब यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमको परीक्षा योजना दिखेगी या पाठ्यक्रम योजना दिखेगी। तो यहाँ पे देख लीजिए कि सबसे पहला पेपर जो जनरल स्टडीज का है, तो वहाँ पे मध्य प्रदेश की हिस्ट्री आपको देखने के लिए मिल रही है यूनिट 1 में। यूनिट 2 में आपको ज्योग्राफी देखने के लिए मिल रही है। फिर यूनिट 3 में पॉलिटी आ जाएगी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी पार्ट बी, इकोनॉमी पार्ट ए पॉलिटी। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश की इकोनॉमी एंड फोर्थ यूनिट ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश, एंड फिफ्थ जो रहेगा वो आपका करंट अफेयर रहेगा एंड आईसीटी रहेगा। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, पार्ट ए, ये यदि आप एमपीपीएससी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये पार्ट आपका कहीं ना कहीं लगभग तैयार होगा, है ना, अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यदि आप एम कर रहे हैं, एफएसओ का एग्जाम यदि आपने भरा था। ठीक है, तो ये सारा जो पार्ट ए का पार्ट है ये सेम है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी लगभग यही है ना। तो पार्ट ए के लिए या तो आप हिंदी माध्यम के अगर हैं आप तो परीक्षा धाम को रेफर कर सकते हैं। परीक्षा धाम एक बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, और इंग्लिश वाले हैं, यदि आप इंग्लिश के अभ्यर्थी हैं तो माहेश्वरी की बुक, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। जो भी आपको पढ़ने में सुविधा हो, जिस भी बुक को आप पढ़ के आपको समझ में आ रहा है वो आप पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर के लिए प्लीज कोई न्यूज़पेपर या स्पेसिफिकली कोई यूट्यूब चैनल आप देख सकते हैं, मंथली करंट अफेयर भी एमपी का आता है, तो आप चैनल्स को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं खंड ब यानी पार्ट बी की, जो जीव विज्ञान पाठ्यक्रम का हिस्सा है, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन बी इज बायोलॉजी। यहाँ पे अगर आप टोटल यूनिट देखेंगे तो सिर्फ 5 यूनिट्स हैं। ठीक है, आपके पास एपी में 10 यूनिट्स आती हैं, यहाँ पे सिर्फ 5 यूनिट्स आपको दी गई हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम यूनिट 1 की बात करते हैं तो वो है फंडामेंटल्स ऑफ फॉरेंसिक बायोलॉजी। ठीक है, जहाँ पे आपको फॉरेंसिक बायोलॉजी का स्कोप, प्रिंसिपल, एथिक्स, सिग्निफिकेंस है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, सेल स्ट्रक्चर्स, माइक्रोबियल डाइवर्सिटी रहेगा, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का ओवरव्यू, स्किन, एपिथेलियल सेल्स, स्पर्मेटोजोआ, ल्यूकोसाइट्स, नेल हेयर, फाइबर, पॉलन, स्पोर्स, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी, ये रहेगा आपका। अगर हम इसी यूनिट में फोर्थ पॉइंट देखेंगे तो बायोलॉजिकल एविडेंस, ब्लड, सीमेन, सलाइवा, टिश्यू, बोन, टीथ, यूरिन, फीसेस, वेजाइनल सिक्रेशंस, ब्लो, फ्लाई, माइक्रोब्स, फंजाई एंड इंसेक्ट इन्वॉल्व्ड इन डिकम्पोजिशन ऑफ बॉडी एंड क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो आपका यूनिट है ना, इसके लिए आप रेफरेंस बुक या टेक्स्ट बुक जो यूज कर सकते हैं, फंडामेंटल ऑफ फॉरेंसिक बायोलॉजी, एक बुक है अविनाश पुरी जी की। ठीक है, तो ये इंडियन ऑथर है, और आप बर्टीनो एंड बर्टीनो की भी बुक पढ़ सकते हैं, इंटरनेशनली पब्लिश्ड बुक है बर्टीनो एंड बर्टीनो की, फंडामेंटल ऑफ फॉरेंसिक बायोलॉजी। ठीक है, और अगर आप इंडियन ऑथर पढ़ना चाहते हैं तो अविनाश पुरी की बुक है, आप उसको रेफर कर सकते हैं, और इन बुक से आप सेल्फ नोट्स बना सकते हैं, बिकॉज आपके पास सफिशिएंट टाइम है सेल्फ नोट्स बना के पढ़ने के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपका बेस बहुत क्लियर होना चाहिए, तो उसके लिए आप एनसीईआरटी को थोड़ा सा पढ़ लीजिए। आपकी बेसिक बायोलॉजी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रांग, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग भी है ना। तो प्लीज आप एनसीईआरटी स्पेसिफिकली इन टॉपिक्स, जिन भी चैप्टर में एनसीईआरटी के आपको ये टॉपिक्स दिख रहे हैं ना, वो टॉपिक्स को उन चैप्टर से पढ़ लीजिए। आई एम नॉट आस्किंग यू कि आप पूरी की पूरी बुक पढ़ लीजिए। स्मार्ट, आप थोड़ा सा स्मार्ट मूव रखना हमारे लिए जरूरी है अगर हम इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि स्पेसिफिकली जो टॉपिक्स हैं आपको समझ में, आपने 12th तक की पढ़ाई की है तो आपको इतना अवेयरनेस होगा कि किस चैप्टर में किस ग्रेड की चैप्टर में आपको ये स्पेसिफिक टॉपिक्स जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट। चलिए, तो आप बुक्स के लिए, इस यूनिट के लिए फंडामेंटल ऑफ फॉरेंसिक बायोलॉजी बाय अविनाश पुरी रेफर कर सकते हैं, या बर्टीनो एंड बर्टीनो। ठीक है, उसके बाद है फॉरेंसिक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इसके लिए भी मैं आपको कहूंगी कि बेसिक जो चीजें आपको क्लियर करनी है तो आप एनसीईआरटीज पढ़ लीजिए, मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा, बेसिक क्लियर हो जाएगा आपका। एंड देन देयर इज अ वेरी गुड बुक, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बाय पीएस वर्मा। ठीक है, एस चांद पब्लिकेशन की ये बुक है, एंड दिस इज वेरी गुड। यहाँ पे ह्यूमन जेनेटिक्स है, आपके यूनिट 2 में हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन टेक्निक्स, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वेरिएंट्स, मल्टीप्लेक्स, रियल टाइम पीसीआर, क्यूपीसीआर, एआरएमएस एंड डीएनए सीक्वेंसिंग, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, एसएनपी एनालिसिस, एसएससीपी, डीजीजीई एंड एसटीआर एनालिसिस, एंड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक फॉर पैथोजन एंड डिजीज डिटेक्शन इन फॉरेंसिक केसेस। ये आपको
यूनिट 2 में देखने के लिए मिलेगा। सो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बाय PS वर्मा एंड एनसीईआरटी फॉर बेस इज वेरी गुड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड यस, देयर इज वन बुक, ये आप प्लीज ध्यान से समझ लीजिए, फॉरेंसिक साइंसेज बाय डॉक्टर अनु सिंगला। ओके, ये जो बुक है ना, इसमें आपको ये सिलेबस का मोस्ट ऑफ द जो एस्पेक्ट्स हैं वो मिल जाएंगे, मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट्स, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी गुड बुक, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ये सारी जो एस्पेक्ट्स हैं आपको फॉरेंसिक एंड एनालिटिकल टेक्निक्स के लिए, ठीक है, फॉरेंसिक सेरोलॉजी एंड इम्यूनोटेक्नोलॉजी, तो ये फॉरेंसिक साइंस वाली बुक, ठीक है, प्लस ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बाय PS वर्मा, ये दोनों में कवर हो जाएंगे आपके यूनिट 3 और यूनिट 4। ओके, ऑलराइट। एंड इसके लिए भी आपको अगर बेस बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करना है आपको, तो आप बायोलॉजी की बुक्स को बहुत, एनसीईआरटी की जो बायोलॉजी टेक्स्ट बुक्स हैं उनको प्लीज बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। आपका बेसिक डेटा क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही आप इन बुक्स पर आइए, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं यूनिट 5 की, विच इज फोरेंसिक साइंस ऑर्गेनाइजेशंस, बायोलॉजिकल एविडेंसेस एंड डेटाबेस। तो यहाँ पर ना एनसीआरबी, NICFS, ठीक है, FSL, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज इन इंडिया, NCRB, NICFS, इसके आप सेल्फ नोट बनाइए। आप ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके आप इसके सेल्फ नोट्स बनाइए, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन, आप सेल्फ नोट्स बनाइए। इसके बहुत सारा डेटा आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। CRI, SPR, कास एंड जीनोम एडिटिंग इन फॉरेंसिक रिसर्च, ये फॉरेंसिक रिसर्च की जो बुक है एंड फॉरेंसिक साइंस बाय डॉक्टर अनु सिंगला, इसमें भी मिल जाएगा आपको ये, ठीक है। प्रोटियोमिक्स एंड डायग्नोस्टिक प्रोटियोमिक्स इन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड डेटाबेस इन फॉरेंसिक जीनोमिक्स, इसमें जो प्रेजेंट डे एडवांसमेंट्स हैं वो भी आपको इंटरनेट पे देखने के लिए मिलेंगे, तो प्लीज उनको भी पढ़िए और उनसे भी अपने नोट्स बनाइए, ठीक है। तो कुछ बुक्स हैं फॉरेंसिक साइंसेज बाय डॉक्टर अनु सिंगला, आपको प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में भी ये मिल जाएंगे, ठीक है। दिस इज नॉट अ पेड वीडियो, ठीक है, बट ये बुक्स जेन्युइनली बहुत अच्छे हैं, आप इनको रेफर कर सकते हैं। इनके अलावा भी जिन बुक्स को पढ़ने से आपको लगता है कि नहीं आपको उनकी लैंग्वेज समझ में आ रही है, आप उनको रेफर कर सकते हैं। बट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड माई एक्सपीरियंस, मैंने आपको कुछ बुक्स बताई हैं जिनको आप रेफर कर सकते हैं सिलेबस ऑफ बायोलॉजी के लिए। इसके साथ साथ प्रोपीसिस चैनल पर भी आपको साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी का कंटेंट देखने के लिए मिलेगा। हम पार्ट बी के हर जो टॉपिक है उनको कवर करेंगे, एंड मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी कि जो वीडियोस हैं उनकी जो ड्यूरेशन है उसे कम रखूं, ताकि कम समय में आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए, एटलीस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, और आप उसके नोट एटलीस्ट बना पाए। एंड देन लेटर टाइम में अभी इनिशियली तो हम एक एक टॉपिक कवर करेंगे पूरे 5 यूनिट्स का, एंड देन फिर हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे साइमल्टेनियसली। ओके, ऑलराइट। तो आई बिलीव ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही हो। आशा है ये इस वीडियो के माध्यम से जो मेरा प्रयास था साइंटिफिक ऑफिसर, वैज्ञानिक अधिकारी, जीव विज्ञान परीक्षा 2026 से संबंधित आपके सभी प्रकार के डाउट्स एंड आपको एक दिशा देने का, ताकि आपको समझ में आ जाए, आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। आशा है मैं वो करने में सफल रही होंगी। वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ी सी बड़ी थी, ठीक है, आप इसे 2x स्पीड पर भी सुन सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही अन्य अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए। नमस्कार।